ओके, आज के लेक्चर में हम जो है स्मिथ चार्ट जो है स्टडी करने लगे हैं जो है, और रेलेवेंट सेक्शन आपकी बुक का वो सेक्शन 11.5 है। स्मिथ चार्ट की एक पिक्चर जो है यहाँ पे शो की गई है जो है बेसिकली जो है ग्राफिकल टूल है जो है फॉर ईज ऑफ कैलकुलेशन और विजुअलाइजेशन पर्पज जो है उससे आप ट्रांसमिशन लाइन प्रॉब्लम जो है सॉल्व कर सकते हैं। की एडवांटेज का ये है कि आप विजुअलाइज कर सकते हैं जो है डिफरेंट प्रॉब्लम को। इम्पीडेंस मैचिंग में जो है इंडिस्पेंसिबल टूल है ये जो है, जो कि आरएफ और हाई फ्रिक्वेंसी इंजीनियर यूज करते हैं। तो मेन जो इस ऑब्जेक्टिव है जो है मैं बता रहा था कि हमारा जो है स्मिथ चार्ट कंस्ट्रक्शन पे जो है मैं कुछ स्लाइड्स में बताऊंगा कि ये कंस्ट्रक्ट कैसे होता है स्मिथ चार्ट का। देखिए हमारा जो की ऑब्जेक्टिव ये है कि हम स्मिथ चार्ट को यूज करके डिफरेंट जो है ट्रांसमिशन लाइन कैलकुलेशन जो है कर सकें जो है, और इम्पीडेंस मैचिंग प्रॉब्लम कर सकें। तो उसका यूज जो है वो हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है। तो कुछ प्री रैक हैं वो हम रिवाइज कर रहे थे। तो जनरलाइज रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट को हम देखते हैं जो है। तो हमारे पास टर्मिनेटेड ट्रांसमिशन लाइन का केस है। तो हमारे पास 3 सेक्शन है यहाँ पे। तो ये जो एट द स्टार्ट है जो है, ये जो है वोल्टेज सोर्स विद द इम्पीडेंस ZG जो है, ये आपके पास जो है इसको सोर्स या जनरेटर कह सकते हैं। और ये आपके पास जो है, ये आपके पास लोड है जो है ZL जो है, जो कि इन जनरल कोई कम्प्लेक्स लोड हो सकता है। और ये जो 2 वायर लाइन है जो है, 2 वायर जो है, ये बेसिकली ट्रांसमिशन लाइन जो है उसको रिप्रेजेंट करती है। ट्रांसमिशन लाइन की एक सम कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस Z नॉट है जो है। और आपके पास जो है, जो हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है हमने प्लेस इस तरह किया है कि z इज इक्वल टू 0 जो है, या ओरिजिन जो है हमने बेसिकली जो है वो आपने लोड पे प्लेस किया हुआ है। तो ये आपके पास नेगेटिव z है जो है, और राइट हैंड साइड पे जो है आपके पास पॉजिटिव z है जो। तो वोल्टेज और करंट एनीवेयर ट्रांसमिशन लाइन इज गिवन बाय VFC एंड IFC। फिर हमने एक लोड रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट डिफाइन किया था गैमा L, जो कि डिपेंड करता है Z नॉट कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस और जो लोड है ZL जो है उसके मिसमैच पे। और मैथमेटिकली जो है उसको कैलकुलेट किया जा सकता है ZL माइनस Z नॉट और ZL प्लस Z नॉट। तो जितना मिसमैच होगा इतने ही वेव जो है आपकी रिफ्लेक्ट होगी। और इन जनरल जो है लेट्स से अगर हम कोई एक प्लेन डिफाइन कर लें, लेट्स से Z इज इक्वल टू Z नॉट पे जो है एनीवेयर ऑन द ट्रांसमिशन लाइन, तो आपके पास जो है उस पॉइंट पे एक टोटल वोल्टेज VFC जो है इज अ सम ऑफ फॉरवर्ड ट्रेवलिंग वोल्टेज VF प्लस ऑफ Z नॉट और बैकवर्ड ट्रैवलिंग और रिफ्लेक्टेड वोल्टेज वेव V माइनस Z नॉट जो है, इन दोनों का सम जो है ये VFC बनाएगा। और सिमिलरली करंट के केस में भी ये ट्रू होगा। यहाँ पे जो है इस पार्ट पे, इस प्लेन पे जो है बेसिकली जो है, एक तो हमने लोड रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट डिफाइन किया जो है कि लोड की प्लेन पे था जो Z इज इक्वल टू 0 पे। अब अगर हम जो है इस प्लेन पे बात करें, लेट्स से Z इज इक्वल टू Z नॉट पे जो है, इस पे जो है आपके पास हम एक और रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट गैमा Z नॉट डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम बेसिकली जो है हम जनरलाइज रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट जो है वो कह रहे हैं जो है, विच इज डिफाइंड एनीवेयर ऑन द ट्रांसमिशन लाइन। और लेटर हम देखेंगे कि ये बेसिकली उसका स्पेशल केस है। उसी में अगर z इज इक्वल टू Z नॉट पुट, z इज इक्वल टू 0 पुट करें तो वी के एम एल आ जाता है। अच्छा, वो डिफाइन कैसे होता था? आप सिंपली रेशियो लेते हैं जो है ये बैकवर्ड और रिफ्लेक्टेड वेव और जो इंसिडेंट वेव है, तो उन दोनों की रेशियो अगर ले लें एट एनीवेयर ऑन द ट्रांसमिशन लाइन, ये इसको हम जो है गैमा ऑफ z और गैमा ऑफ z नॉट लेट्स से फॉर आवर केस जो है तो हम डिफाइन कर सकते हैं। ये जनरलाइज रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट है। और इसमें जो है v प्लस Z नॉट और v माइनस Z नॉट जो है, ये आपके पास जो है ये जनरल एक्सप्रेशन वोल्टेज और करंट की जो है वो ये है कि v प्लस C फॉरवर्ड ट्रैवलिंग वोल्टेज जो है v नॉट प्लस एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस j बीटा z, और v माइनस C बैकवर्ड ट्रैवलिंग वोल्टेज वेव है जो, तो ये फॉरवर्ड ट्रैवलिंग है और ये बैकवर्ड और रिफ्लेक्टेड वेव है जो। तो इनकी रेशियो अगर ले लें आप जो, तो आपके पास जनरलाइज रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट की एक्सप्रेशन जो है ये बनती है गैमा L एक्सपोनेंशियल ऑफ j 2 टाइम बीटा z। अच्छा, तो ये रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट वंस हमने डिफाइन कर लिया, लेट्स से हमने गैमा ऑफ z, तो उसका फायदा ये है लेट्स से जो है तो उसके करस्पॉन्डिंग जो है फिर हम z in भी डिफाइन कर सकते हैं, इनपुट इम्पीडेंस भी। अगर आपको याद हो तो z in जो है
वो आपके पास Z0 1 प्लस गैमा, लेट्स इस केस में गैमा ऑफ Z0 हो जाएगा और 1 माइनस गैमा ऑफ Z0 पे, लेट्स से मैं ये लिख देता हूँ गैमा ऑफ Z0 और ये भी गैमा ऑफ Z0। तो उसका क्या फायदा है कि ये जो पूरा सर्किट है आगे जो है, इस पूरी चीज को फिर हम जो है, लेट्स से हमने जनरलाइज रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट जब हमें पता था तो उससे हमने Zn निकाल लिया, इनपुट इम्पीडेंस। अब इस पूरे सर्किट को हम रिप्लेस कर सकते हैं जो है एक सिंपल Zn से, यानी ये पूरा सर्किट एज इफ जो है हम आगे से रिमूव करके हम सिंपल Zn कर देंगे। अच्छा, और गैमा जो है ऑब्वियसली रिलेटेड है जो है वो Zn माइनस Z0 और Zn प्लस Z0 से। और अगर आप इसको कंपेयर करें जो है लोड रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट से, तो इसमें 1-to-1 एनालॉजी बन रही है जो करस्पॉन्डिंग साइड। तो गैमल जैसे डिफाइंड था ZL माइनस Z0 और ZL प्लस Z0, ये एक्सप्रेशन है। और इसको देखें जो है गैमा जो है इसमें ये भी जो है उसी से मिलती जुलती रिलेशन है जो है। अब बस जो है ये लोड जो है का रोल जो है वो Zn प्ले कर रहा है यहाँ पे। तो ये पूरी चीज जो है जो राइट हैंड साइड पे थी वो Zn बन गया, ये अब लोड का रोल है जो है इसका। तो Zn माइनस Z0 और Zn प्लस Z0, ये जनरलाइज गैमा जो है फिर Zn से रिलेटेड है जो है। Zn z इज इक्वल टू 0 पे क्या होगी वैसे जो है, जैसे अगर मैं इधर Zn फाइंड करता तो यहाँ से अगर मैं कहूँगी Zn क्या है, वो ZL ही होगी जो है। ठीक है, तो ये जो है इसका मतलब ये है कि ये रोल जो है सेम रोल है जो है, डिपेंडिंग ऑन कि हम जो है कहाँ पे ट्रांसमिशन लाइन पे जो है हम Zn देख रहे हैं। अच्छा, तो हमने जनरलाइज रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट डिफाइन किया जो कि Zn माइनस Z0 और Zn प्लस Z0 है। तो यहाँ से अगर हम लेट्स से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें जो है और लेट्स से Zn कॉमन ले लें जो है, तो आफ्टर सम मैनिपुलेशन जो है हमारे पास ये जनरल रिलेशन है जो कि मैंने पहले अभी लिखी है पिछली स्लाइड पे, वो ये है जो है कि Zn इज इक्वल टू Z0 1 प्लस गैमा और 1 माइनस गैमा। तो अगर आपको Zn और Z0 पता हो तो रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट गैमा फाइंड किया जा सकता है। ऑन द अदर हैंड अगर आपको गैमा पता है जो है और Z0 तो Zn फाइंड की जा सकती है। अच्छा, तो हम एक नॉर्मलाइज इनपुट इम्पीडेंस लेस से डिफाइन कर रहे हैं एट सम पॉइंट एनीवेयर Z0 ऑन द ट्रांसमिशन लाइन। तो ये आपके पास Zn थी इनपुट इम्पीडेंस ट्रांसमिशन लाइन जो है, उसको हम नॉर्मलाइज कैसे कर रहे हैं जो है कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस से उसे डिवाइड कर रहे हैं। तो Zn को Z0 से हमने डिवाइड किया और उसको स्मॉल Zn स्मॉल लेटर से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये बेसिकली उसको हम कह रहे हैं कि नॉर्मलाइज इनपुट इम्पीडेंस है, नॉर्मलाइज विद रिस्पेक्ट टू कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस। अच्छा, तो आपके पास जो जनरल रिलेशन थी जो है अगर आप पीछे देखें जो है तो ये थी जो है, तो Z0 से डिवाइड कर दें या एज इफ जो है हमने इधर इसको यहाँ पे डिवाइड कर दिया जाए या दोनों तरफ लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड पे डिवाइड कर दें, तो ये आपके पास Z0 खत्म हो जाएगा। ये आपके पास अब Zn की एक्सप्रेशन है, नॉर्मलाइज इनपुट इम्पीडेंस हमने फाइंड कर लिया। अच्छा, तो और इसमें गैमा जो है ये आपके पास यही है जो जनरलाइज रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट जो है एनीवेयर ऑन द ट्रांसमिशन लाइन डिफाइंड है। यहाँ से आप क्लियरली देख सकते हैं जो है और पिछली रिलेशन से भी कि रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट जो है और इम्पीडेंस ऑन ट्रांसमिशन लाइन जो है वो आपस में रिलेटेड है। यानी गैमा अगर पता हो तो Zn फाइंड किया जा सकता है और Zn पता हो तो गैमा फाइंड किया जा सकता है। ये बेसिकली स्टार्टिंग पॉइंट है ट्रांसमिशन लाइन की डिस्कशन का। इसी इसी एक्सप्रेशन को हम जो है नॉर्मलाइज जो है इनपुट इम्पीडेंस के एक्सप्रेशन जो है इसी को हम अभी थोड़ी देर में हम यूटिलाइज करेंगे जो है स्मिथ चार्ट की कंस्ट्रक्शन में। स्मिथ चार्ट क्या है? जो स्मिथ चार्ट इज अ वेरी कन्वीनियंट ग्राफिकल टूल है जो है जो कि आपके पास ट्रांसमिशन लाइन प्रॉब्लम को एनालाइज करने के लिए जो है यूज किया जाता है। की एडवांटेज इसका ये है कि आपके पास एक विजुअल आपके पास फील आएगी जो है, तो विजुअलाइज करना जो है विजुअलाइजेशन में आपको ये इसका एडवांटेज होता है और एक इंट्यूटिव फील देता है आपको जो है। और आपके पास जो कमर्शियल टेस्ट इक्विपमेंट है जैसे यहाँ पे नेटवर्क एनालाइजर है जो है उसमें जो है आपके पास ये स्मिथ चार्ट की वो डिस्प्ले करने की प्रोविजन होती है आपके पास जो है। तो आपके पास टेस्ट इक्विपमेंट हो हाई फ्रिक्वेंसी का
जैसे ये नेटवर्क एनालाइजर है जो है। सिमिलरली जो है अगर आप सॉफ्टवेयर यूज करेंगे जो है हाई फ्रिक्वेंसी पे जो है, जैसे HFSS, ATS, CST, तो उनमें भी जो है हाई फ्रिक्वेंसी जो सॉफ्टवेयर हैं जो है उनमें भी जो है आप प्लॉट कर सकते हैं जो स्मिथ चार्ट को। तो उसको एक्सटेंसिवली जो है RF और माइक्रो इंजीनियर यूज करते हैं जो है, और इम्पीडेंस मैचिंग के लिए जो है। क्योंकि इसका जो कि ये जो एडवांटेज है कि उसको विजुलाइज करने में आसानी होती है जो है, और इंट्यूटिव फील देता है जो है, तो वो फिर जो है इम्पीडेंस मैचिंग में जो ये चीज चाहिए होती है। अब इसलिए एनालिटिकल सोल्यूशन भी किया जा सकता है जो है, लेकिन ये चीज आपको जो है ग्राफिकल जो है आपके पास, और विजुअलाइजेशन करने में आसानी होती है इसकी। अच्छा, स्मिथ चार्ट जो है उसको आप कंसिडर कर सकते हैं एज अ सुपरपोजिशन ऑफ टू ग्राफ्स। एक ग्राफ आपके पास है कम्प्लेक्स गैमा प्लेन जो है, जो कि रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट का जो है प्लॉट है जो। सेकंड जो है आपके पास कम्प्लेक्स जी प्लेन है जो, ठीक है, जो कि नॉर्मलाइज इम्पीडेंस प्लेन का प्लॉट है जो। ये कैसे इसमें चार्ट बनता है जो है, तो आगे हम कपल ऑफ स्लाइड्स में जो है इसको आप पहले देखते हैं जो है कि कैसे ये सुपरपोजिशन होती है जो है। और ये जो स्मिथ चार्ट ये फिजिकली आपको इस तरह का नजर आएगा जो है, तो ये कैसे बनता है जो। अच्छा, तो सबसे पहले जो है हमने कह रहे हैं कि दो प्लेन्स का ये सुपरपोजिशन है। सबसे पहले हम लेट्स से कंसंट्रेट करते हैं कॉम्प्लेक्स गैमा प्लेन पे, जो रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट प्लेन है। रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट गैमा एनीवेयर ऑन द ट्रांसमिशन लाइन जो है, हम लेट्स से गैमा ऑफ सी कह रहे हैं उससे जो, उसको हम ये डिफाइन कर किया जाए। इन जनरल एक कम्प्लेक्स नंबर होगा तो आइदर उसको रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिखा जा सकता है जो, यानी रियल और इमेजिनरी पार्ट ये रेक्टेंगुलर फॉर्म है जो, या फिर जो है उसको पोलर फॉर्म में भी इसको लिखा जा सकता है। तो उसका मैग्नीट्यूड जैसे ये गैमा एल है और एक्सपोनेंशियल ऑफ जे 2 बीटा जी जो, तो ये इसकी पोलर फॉर्म है जो है, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म कह लें। अच्छा, गैमा एल इन जनरल जो है, ये जो गैमा एल है जो है, ये आपके पास इन जनरल कम्प्लेक्स नंबर है जो है, तो आपका इसका कोई मैग्नीट्यूड होगा और कुछ फेज होगा जो है, लेट्स से उस फेज को इन्होंने फाई एल का हुआ है, या इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है ऑब्वियसली, एक्सपोनेंशियल ऑफ जे फाई एल, ये दोनों सेम चीज है। अच्छा, यहाँ पे अगर इसका मैग्नीट्यूड यानी ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म इसकी रिप्लेस करें यहाँ पे, तो आप गैमल मैग्नीट्यूड और ये बन जाएगा एक्सपोनेंशियल ऑफ जे फाई एल प्लस 2 बीटा। तो ये काइंड ऑफ इसकी पोलर फॉर्म है जो है, और ये उसकी रियल फॉर्म है। तो लेट्स से अगर हम प्लॉट करना चाहें इसको जो, लेट्स से ये आपके पास फेजर डोमेन है या आपके पास कम्प्लेक्स प्लेन है जो, तो ये रियल पार्ट है जो है, लेट्स से ये गैमा रियल है जो, और ये इमेजिनरी पार्ट है जो है, लेट्स से ये गैमा इमेजिनरी है। उसमें अगर आपने इसको पोलर फॉर्म में प्लॉट करना हो जो, तो आपके पास, अच्छा ये चीज जो है, इस जो सर्कल है जो है इसका मैग्नीट्यूड जो है यहाँ पे 1 है जो, क्योंकि अगर आपको याद हो तो गैमा एल जो है वो वेरी करता है कहाँ से कहाँ तक, उसका मैग्नीट्यूड जो है -1 से जो है उसका 1 के बीच में ये वेरी करता है जो, तो एक यूनिट सर्कल के अंदर ही होगा हमेशा जो है आपके पास रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट। या इन अदर वर्ड हम ये भी कह सकते हैं कि गैमा एल मैग्नीट्यूड इज लेस देन 1 और 0, 0 और 1 के बीच में। ये यानी -1 और 1 तो एक यूनिट सर्कल में हमेशा लाई करेगा। इसीलिए हम इसको नॉर्मलाइज नहीं करते, ये ऑलरेडी नॉर्मलाइज है, इसलिए इम्पीडेंस को हम नॉर्मलाइज कर रहे थे। अच्छा, तो ये आपके पास अगर इसको प्लॉट करें जो है, तो विद इन यूनिट सर्कल होगा उसका, लेट्स से कोई मैग्नीट्यूड, लेट्स से ये पॉइंट है जो है, तो लेट्स से उसका कोई मैग्नीट्यूड है ये कैमल, और उसका सम फेज होगा जो है, लेट्स से उसको फाई एल कह देते हैं। ये अगर हम प्लॉट करें तो विद इन दिस यूनिट सर्कल जो है हम रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट जो है, लोड रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट को प्लॉट कर सकते हैं। ये लोड रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट, और लेट्स से अब गैमा और इसमें क्या फर्क होगा जो, लेट्स से एट द सेम ग्राफ हम सुपरइम्पोज लेट्स से करना चाहते हैं गैमा की वैल्यू को भी, तो यहाँ पे आप अपने एक इसको कंसिडर कर सकते हैं एज इफ ये एक सर्कल पे है जो है, ये यानी अगर सर्कल का रेडियस 1 था तो ये लेस देन 1 कोई नंबर होगा जो है, इसका रेडियस ऑब्वियसली गैमा एल मैग्नीट्यूड है। अच्छा, अगर आप इस एक्सप्रेशन को गौर से देखें जो है, तो गैमा एल जो है
उसका मैग्नीट्यूड जो है जब आप ट्रांसमिशन लाइन पे मूव करते हैं, जैसे टुवर्ड जनरेटर मूव करते हैं एट z इज इक्वल टू माइनस टी पे, जो तो हम से यहाँ पे गैमा डिफाइन कर रहे हैं, तो उसका मैग्नीट्यूड सेम है जो, लेकिन फेज में चेंज आ रहा है। फेज उसका पहले अगर फाई एल था तो फाई एल माइनस टू बीटा डी हो गया एट z इज इक्वल टू माइनस टी। तो उसका फिर क्या होगा अगर इसको आप प्लॉट करेंगे, यानी गैमा को प्लॉट करेंगे इस रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट को, जैसे जनरलाइज रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट को, तो आपके पास जो है वो लेट्स से यहाँ पे आएगा जो है, इसका यानी उसी सर्कल पे लाई करेगा जो, क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम है जो, लेकिन उसका फेज जो है वो चूंकि यहाँ पे अगर आप गौर करें फाई एल माइनस टू बीटा डी है जो, तो ये आपके पास फेज जो है कम हो जाएगा। तो उसका मतलब ये है कि यहाँ से एक और चीज फिर हम देख सकते हैं जो है, टी जो है जेड, ये ओरिजिन आप देख लें कि हमने ओरिजिन यहाँ पे किया था जेड के 0 पे, और जेड इज इक्वल टू माइनस टी पे हमने बेसिकली जो है हमारा जो है ये हमारी हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम ऐसे डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। तो जेड इज इक्वल टू माइनस टी है, डिस्टेंस फ्रॉम द लोड है। अच्छा, यहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन जो इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन है वो ये है जो है कि जब हम मूव करते हैं लोड से टुवर्ड्स जनरेटर जो है, यानी हम लेट्स से मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स जनरेटर, ऐसे लोड गैमा एल से हमने गैमा की तरफ जा रहे हैं, या z इज इक्वल टू 0 से z इज इक्वल टू माइनस टी जा रहे हैं, टुवर्ड जनरेटर जा रहे हैं। तो उसमें जो है क्या हुआ है आपके पास जो है स्मिथ चार्ट पे जो है, या इस गैमा प्लेन पे, कॉम्प्लेक्स गैमा प्लेन पे जो है हम मूव कर रहे हैं जो है, क्लॉकवाइज मूव करेंगे काउंटर क्लॉकवाइज? काउंटर क्लॉकवाइज। ठीक है, तो काउंटर क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज ही लग रहा है मुझे तो जो है, यानी अगर वाच की फॉर्म में देखें जो है तो वाच तो ऐसे ही मूव नहीं करती जो है, यूं ही ये क्लॉकवाइज हमने मूव किया गैमा एल से गैमा की तरफ जो है ना हम जब आ रहे हैं जो। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि अगर आप जो है क्लॉकवाइज रोटेशन का मतलब ये है कि हम टुवर्ड जनरेटर जा रहे हैं बेसिकली, ठीक है। ये चीज एक याद रखनी है आपने। अब इसलिए इसका अपोजिट ट्रू होगा कि अगर आप टुवर्ड लोड मूव कर रहे होंगे ट्रांसमिशन लाइन पे जो जैसे इस तरफ यहाँ जा रहे हैं तो उसका मतलब होगा फिर काउंटर क्लॉकवाइज आप मूव कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ये एक ऑब्जर्वेशन देख ली हमने जो है। अच्छा, सेकंड एक चीज जो है, अगर लैम्डा बाई 2 का डिस्टेंस हो जो है, जैसे डी जो है लैम्डा बाई 2 हो जाता है जो, उसमें क्या होगा कि आप कम वापस उसी पॉइंट पे, जैसे अगर गैमा एल से चले थे ना तो लैम्डा बाई 2 के बाद जो है, जैसे अगर आप लैम्डा बाई 2 का डिस्टेंस हो तो वापस उसी पॉइंट पे आ जाएंगे जो, क्योंकि अगर आप ये गौर करें जो है तो ये 2 बीटा डी जो है, ये 2 बीटा क्या होता था 2 पाई बाई लैम्डा, और डी हम कह रहे हैं लैम्डा बाई 2 डिस्टेंस जो है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, लैम्डा कट जाएगा, 2 भी कट जाएगा, तो ये 2 पाई बनता है जो है, तो यानी हम 360 मूव करके उसी पॉइंट पे वापस आ गए। तो लैम्डा बाई 2 का डिस्टेंस जो है ऑन दिस कॉम्प्लेक्स गैमा प्लेन इज इक्विवेलेंट टू 360 डिग्री रोटेशन, ठीक है। यूजुअली हमारे पास 180 होता है, लेकिन यहाँ पे फैक्टर ऑफ 2 की वजह से यहाँ पे ये जो है, ये अब आपने ये याद रखना है कि लैम्डा बाई 2 मीन 360 डिग्री रोटेशन और लैम्डा बाई 4 मीन 180 डिग्री रोटेशन। तो ये हमने दो चीजें नोट की, एक लैम्डा बाई 2 इज द फुल जो है आपकी रोटेशन है, सेकंड जो है कि क्लॉकवाइज रोटेशन मीन टुवर्ड्स जनरेटर एंड काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन मीन टुवर्ड्स लोड जो है। और ये कॉम्प्लेक्स गैमा प्लेन यानी उसमें 0 और 1 के बीच में हम जो है, यानी इस यूनिटी सर्कल के अंदर ही हम होंगे हमेशा, और मैग्नीट्यूड सेम रहता है जब ट्रांसमिशन लाइन पे मूव करते हैं, फेज जो है सिर्फ चेंज होता है। अच्छा, तो ये स्मिथ चार्ट जो है, जैसे अगर इनर सर्कल को अभी आप फॉर द टाइम बीइंग जो है उसे भूल जाएं जो है, तो आप स्मिथ चार्ट को अगर देखें तो ये बेसिकली आप अभी कॉम्प्लेक्स गैमा प्लेन ही है जो है, तो जैसे ये एक यूनिटी सर्कल समझे उसको, ये जो ब्लू डॉटेड सर्कल है जो, तो ये उसका रियल पार्ट है, ये उसका इमेजिनरी पार्ट है जो, ये गैमा 0 पॉइंट है, और ये जो टोटल इसका यूनिटी सर्कल है तो इसका रेडियस हम अज्यूम करेंगे कि ये 1 है और कोई एंगल है 5। अच्छा, अब दूसरी प्लेन पे जाते हैं जो है, हमने कहा था कि जो स्मिथ चार्ट है इट इज द सुपरपोजिशन ऑफ टू प्लेन, एक कॉम्प्लेक्स गैमा प्लेन जिसको हमने अभी स्टडी कर लिया जो है, सेकंड हम कह रहे थे कॉम्प्लेक्स जी प्लेन या जो नॉर्मलाइज लोड इम्पीडेंस प्लेन है जो है। तो हमारे पास जो भी इनपुट इम्पीडेंस जी एन है उसको हम से नॉर्मलाइज कर लेते हैं जी नॉट से, तो स्मॉल जी एन, तो उसका रियल पार्ट होगा आर और इमेजिनरी पार्ट से हम कह रहे हैं एक्स जो है, तो ये रेजिस्टेंस है और ये रिएक्टेंस है। अच्छा, ये तो ये कॉम्प्लेक्स जी प्लेन को हम पहले देखते हैं कि
लेट्स से ये आर और एक्स जो है, लेट्स से ये फेजर या कम्प्लेक्स डोमेन है जो है, तो उसमें लेट्स से कैसे कोई प्लॉट किया जा सकता है। तो लेट्स से एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, लेट्स से जी एल इज 50 प्लस जे 100 है, और जी नॉट हम लेट्स से टिपिकल वैल्यू जी नॉट इज इक्वल टू 50 हम ले लेते हैं। तो नॉर्मलाइज, हमने सबसे पहले नॉर्मलाइज करना है जो है, तो जी नॉट से इसको डिवाइड कर दें, तो 50 को 50 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, और जे 100 डिवाइड बाई 50 जे 2 आ जाएगा। तो ये आपके पास नॉर्मलाइज इम्पी आपके पास लोड इम्पीडेंस आ गई। तो लेट्स से इसको प्लॉट करना है, तो हमने क्या, एक आर इज इक्वल टू 1 हमने लेना है जो है, तो आपके पास ये लेट्स से ये आर इज इक्वल टू 1 जो है आपके इस ये पूरी लाइन आपके आर इज इक्वल टू 1 है जो, और फिर आपके पास एक एक्स इज इक्वल टू 2 लेना है अपने जो है, तो ये एक्स ये पूरी लाइन जो है आपके पास एक्स इज इक्वल टू 2 है। तो इन दोनों का जब इंटरसेक्शन होगा ये पॉइंट वो आपके पास जो है, वो आपके पास जी एल जो है कि 1 प्लस जे 2 आ जाएगा। तो ये टिपिकल जैसे हम प्लॉट करते हैं जो, ये कम्प्लेक्स जी प्लेन में हमने उसको प्लॉट कर दिया। अच्छा, अब अगर अपने रियल लोड को देखें जो है, या पैसिव लोड को देखें, तो उसमें रेजिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है, नेगेटिव भी होती है रेजिस्टेंस के नहीं जो है, हमेशा जो आपके जो रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है जो है इन मोस्ट केसेस जो है, सिर्फ एक्सेप्शन जो एक्सेलेरेटर का केस है जो है, तो आपके हमेशा जो है रियल लाइफ में आपके पास रेजिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होती है। तो ज्यादातर हम जो इंटरेस्टेड हैं जो है, तो ये राइट हाफ प्लेन जो है उसमें हम इंटरेस्टेड होंगे जो है, क्योंकि आर की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती। तो ये हम ज्यादातर जो है हमारा लोड जो है ये जो है फर्स्ट और फोर्थ कोऑर्डिनेट में आपके पास होगा। तो हम यानी राइट हाफ जो आप जो कम्प्लेक्स जी प्लेन है जो है, ये बेसिकली पैसिव लोड को रिप्रेजेंट कर रही है जो, इसमें इंटरेस्टेड है जो। अच्छा हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव ये है, ये तो चले हमें पता था कि कम्प्लेक्स जी में इस तरह प्लॉट कर लेते हैं, और कम्प्लेक्स गैमा प्लेन जो है हम ऑलरेडी पहले स्टडी कर चुके हैं जो है, एक यूनिटी सर्कल होता है जो है 0 से 1 के बीच में, उसमें कोई भी आप प्लॉट कर सकते हैं, जैसे कोई भी गैमा एल उसका मैग्नीट्यूड प्लॉट कर सकते हैं और उसका कोई फेज होता है जो है, तो ये हमें अभी तक पता था जो है। अब हम चाहते क्या है जो है कि जो कम्प्लेक्स जीम प्लेन है जो है, इसको हम मैप करना चाहते हैं इसके अंदर जो है, इस यूनिटी सर्कल के अंदर जो है। ठीक है, तो ये जो है आप कैसे मैप करें जो है, कि ये जो हमारे पास दो है ना, रेजिस्टेंस कैसे मैप होंगी यहाँ पे जो है, और रिएक्टेंस जो है लाइन जो है वो कैसे मैप होंगी। हम चाहते हैं कि वो यूनिटी सर्कल के अंदर आ जाए ये सब कुछ जो, ताकि एक ही आपके पास ग्राफ हो जिसमें हम रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट भी रीड कर सकें और जी भी रीड कर सकें, जी एन या जी एल वगैरह जो है इम्पीडेंस भी रीड कर सकें। तो जब ये हम कर लेंगे तो वही बेसिकली स्मिथ चार्ट होगा। इस क्वेश्चन को अपने आंसर करते हैं कि हाउ जो ये हमारे पास कम्प्लेक्स सी प्लेन कैन बी मैप टू कम्प्लेक्स गैमा प्लेन। अच्छा, तो इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए जो है, अगर हम रिकॉल करें जो लेक्चर के शुरू में जो है हमने कुछ जो है प्री रेक देखा था कि जी एन जो है इस फार्मूला से गिवन है जो है, जी एन इज इक्वल टू जी नॉट 1 प्लस गैमा और 1 माइनस गैमा। गैमा जो है आपके पास जो है जनरलाइज्ड रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट है। अच्छा, इसको नॉर्मलाइज कर लेते हैं जो, तो हम जी नॉट से डिवाइड कर लें, तो ये आपके पास है कि जी एन इज इक्वल टू 1 प्लस गैमा और 1 माइनस गैमा। तो इसका मतलब रिलेटेड तो है ये रिफ्लेक्ट यानी रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट और जी एन रिलेटेड है, तो इट शुड बी पॉसिबल कि हम जो है जो पिछला क्वेश्चन था हमारा इसको मैप कर सकें समहाउ, ये जो है कम्प्लेक्स जी प्लेन को इससे इसमें यूनिटी सर्कल के इंटीरियर में जो है कि इनसाइड उसको मैप कर सकें जो, तो मैथमेटिकली इनकी रिलेशन एग्जिस्ट करती है। अच्छा, जी एन जो है इन जनरल जो है आपका एक कम्प्लेक्स नंबर होगा, तो नॉर्मलाइज है तो उसको आर प्लस जे एक्स हम कह सकते हैं। अच्छा, लेट्स से इसको क्वेश्चन 1 कह दें, इसको क्वेश्चन 2 कह दें, इन दोनों को इक्वेट कर लेते हैं क्वेश्चन को जो, तो आपका ये क्वेश्चन आ जाएगी आर प्लस जे एक्स इज इक्वल टू गैमा जो है उसको मैंने रिप्लेस कर दिया, उसका भी कोई रियल पार्ट होगा जो है, जैसे गैमा आर है और उसका इमेजिनरी पार्ट जो है जैसे गैमा आई है। तो राइट हैंड साइड पे भी उसको गैमा को कम्प्लेक्स नंबर है तो गैमा आर प्लस गैमा आई, और लेफ्ट हैंड साइड पे भी आर प्लस जे एक्स। ये कितनी इक्वेशन है जो है, इनको बता सकते हैं।
दो इक्वेशन है बेसिकली, जो क्योंकि कॉम्प्लेक्स है जो है, तो आपका रियल पार्ट को एक दफा इक्वेट करके और एक दफा इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट करके आप दो इक्वेशन इससे बना सकते हैं। तो वंस आप ये दो इक्वेशन बनाएंगे जो है, तो पहली इक्वेशन जो है यहाँ पे जो है लिखी हुई है जो है। अच्छा, इस इक्वेशन पे हम गौर करते हैं कि ये इक्वेशन है क्या जो है। अच्छा, इसको जैसे हम कह रहे हैं इक्वेशन 1 जो है। अच्छा, तो इस इक्वेशन को अगर आप गौर करें तो ये इक्वेशन जो है इक्वेशन ऑफ सर्कल जो है उसको रिप्रेजेंट करती है। अगर आपको याद हो, इक्वेशन ऑफ सर्कल x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, तो समथिंग लाइक दिस आपके पास इक्वेशन ऑफ सर्कल होती है। तो यहाँ पे जो है ये x का रोल जो है गैमा आर प्ले कर रहा है जो है, ये यहाँ पे जो है ये चेंज है। मैं हम इसको सही करता हूँ। तो इधर जो है आपके पास ये गैमा आई होना चाहिए जो है, और यहाँ पे गैमा आर होना चाहिए। ठीक है, तो हम कह रहे थे कि ये क्वेश्चन ऑफ सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम जो। अच्छा, तो इसमें जो है अगर आप इस पास सेंटर है जो है ये आपके पास गिवन है जो है, इसका एक्स कोऑर्डिनेट ये होंगे और वाई कोऑर्डिनेट जो है इसके साथ जो है वो तो जीरो है यहाँ पे। ये आपके पास का सेंटर है आपके पास जो है, और रेडियस जो है ये है जो है आपके पास जो 1/1 प्लस आर। अच्छा, इसमें जो है अब डिपेंडिंग है आर की वैल्यू हम क्या रखते हैं जो है। आर अगर आपको याद हो जो है वो आपके पास जो जी था जो है लोड इम्पीडेंस या इम्पीडेंस इन जनरल है जो है, उसको हम कह रहे थे कि आर प्लस जी एक्स है जो है। ठीक है, तो आर आर जो है उसका रियल पार्ट है बेसिकली। अच्छा, तो आर या रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस जो है आपके डिफरेंट सेंटर और रेडियस बनेंगे, डिफरेंट सर्कल्स बनेंगे। तो यहाँ पे लेट्स से अगर हम लेट्स से कुछ नंबर यहाँ पे इस टेबल में गिवन है, तो आर लेट्स से 0 सब्स्टिट्यूट करें इसमें, तो आपके पास 0 0 सेंटर आ जाएगा, और 0 इसमें सब्स्टिट्यूट करें तो आपके पास रेडियस 1 आ जाता है। इसी तरह आर जो है अगर 1 सब्स्टिट्यूट करें तो ये नंबर आ जाएंगे, और आर इन्फिनिटी करें तो ये नंबर जो। अच्छा, नेक्स्ट जो है अब इन सर्कल को अगर हम प्लॉट करना चाहें इस कम्प्लेक्स गैमा प्लेन में जो है, तो क्या होगा आपके पास जो है। तो लेट्स से पहले इस सर्कल को देखें, r इज इक्वल टू 0 वाला सर्कल है, इसका सेंटर कहाँ है जो है, ओरिजिन 0 0 पे है। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा, और रेडियस इसका क्या है 1। इसका मतलब है कि ये पूरा सर्कल जो ओवरऑल जो है ये जो शो हुआ हुआ रेड सर्कल, ये एक्चुअली रिप्रेजेंट कर रहा है r इज इक्वल टू 0 को। व्हाट अबाउट दिस जो है, ये जो सेकंड है जो है, इसका सेंटर है 0.5 और 0। तो लेट्स से अगर ये टोटल 1 है जो है, तो 0.5 लेट्स से यहाँ पे होगा जो है। ठीक है, वाई एक्सिस तो ये इसका सेंटर होना चाहिए, और इसका रेडियस जो है 0.5 है। तो यहाँ पे अगर 0.5 रेडियस का एक सर्कल बनाए तो ये सर्कल बनेगा। ये r इज इक्वल टू 1 सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। व्हाट अबाउट दिस जो है, r इन्फिनिटी पे क्या होगा, इसका सेंटर 1 0 पे है जो है इस जगह पे, और इसका रेडियस 0 है जो है। तो इसका मतलब है कि सर्कल जो है आपके पास एक पॉइंट बन जाएगा। तो r इज इक्वल टू इन्फिनिटी जो है मीन जो है आपके पास एक पॉइंट, एक सिंपल पॉइंट आ जाएगा। अच्छा, इन बिटवीन जो है जब r की वैल्यू जो है जैसे 1 से, ये देखें ये 0 वाला सर्कल था, ये 1 था जो है, तो r की वैल्यू जब 1 से लेट्स से इंक्रीज करेंगे जो है, तो हम जो सर्कल है 1 और इन्फिनिटी के बीच में आएंगे जो है। जैसे r इज इक्वल टू 3 का ये सर्कल है, ऐसे मजीद अगर करें तो r इज इक्वल टू जैसे 10 का ये सर्कल होगा, एंड सो अनटिल जो है r इन्फिनिटी पे पहुंचेंगे। और r यानी और r अगर लेस देन 1 होगा जो है, तो हम इस तरफ जाएंगे 0 r0 और r1 के बीच में। तो लेट्स से r इज इक्वल टू 0.2 का अगर सर्कल बनाए, तो ये आपके पास ये सर्कल बनेगा r इज इक्वल टू 0.1 का, और आके और टिल जो है हम जो है r इज इक्वल टू 0 पे पहुंचेंगे। तो ये हमने बेसिकली जो है जो रेजिस्टेंस था पार्ट जो था, उसको हमने आर को हमने मैप कर लिया कम्प्लेक्स गैमा प्लेन में, तो वो सर्कल बने। ये जो फिर सर्कल जो है रेजिस्टेंस सर्कल कहलाते हैं जो है, और इन सब का सेंटर जो है आप गौर करें तो y इज इक्वल टू 0 पे है जो है। तो सारे का सारा जो है
आपका रियल एक्सेस पे उन सब का सेंटर इधर ही है, ठीक है। तो इसका जो यानी ये बड़े सर्कल का यहाँ सेंटर था, ये R0 का, इसका सेंटर जो है 0.5 पे था, सबके सेंटर यहीं पे हैं, क्योंकि जो वाई एक्सेस है जो है आपके पास 0 है जो। अच्छा, तो इन जनरल फिर हुआ क्या जो है, अगर हमने बड़ी बिगर पिक्चर देखें जो है, तो हमारे पास जो है कम्प्लेक्स जी प्लेन थी जो है, उसमें लेट्स से आर की जो है आर इज इक्वल टू 0 ये लाइन रिप्रेजेंट कर रही है जो, ये आर इज इक्वल टू 0 है, आर इज इक्वल टू 0.2 ये लाइन रिप्रेजेंट कर रही है, आर इज इक्वल टू 1 ये है, आर इज इक्वल टू 3 ये है जो, ये कांस्टेंट रेजिस्टेंस लाइंस हैं जो है आपके पास जो है, इस लाइन पे हमेशा रेजिस्टेंस 3 रहेगी। तो हमने क्या किया जो है, इन लाइंस को हमने मैप कर दिया जो है कम्प्लेक्स गैमा प्लेन में। वो जो हम चाह रहे थे कम्प्लेक्स जी प्लेन से कम्प्लेक्स गैमा प्लेन की मैपिंग जो है वो हमने अचीव किया। तो हमने देखा कि ये जो लाइन है जो कि R0 वाली लाइन है जो, ये मैप हो गई है इधर जो है, ये देखें ये बड़ा सर्कल बन गया। ये जो 0.2 वाली लाइन है जो है, ये मैप हुई है जो है इस जगह पे जो है, ये सर्कल बना है। इसी तरह सो ऑन जो है सारे की सारी लाइन जो है जैसे R3 वाला जो है जैसे ये इस सर्कल पे मैप हुई है। तो ये लाइन जो थी जो है आपके जो है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में, वो आपके कम्प्लेक्स गैमा प्लेन में सर्कल्स बन के जो है यहाँ मैप हुए हैं जो। तो हमारे पास कांस्टेंट रेजिस्टेंस लाइंस बिकम कांस्टेंट रेजिस्टेंस सर्कल्स जो एनीवेयर, जैसे इस लाइन पे रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम है R3 होगी जो, तो एनीवेयर ऑन दिस सर्कल रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम रहेगी जो, आप इधर देखें तब भी R1 है, इधर देखें तब भी R1 है, इस सर्कल पे एक कांस्टेंट है, इसलिए इसका नाम कांस्टेंट रेजिस्टेंस सर्कल विद एन एनालॉजी, यहाँ पे जैसे कांस्टेंट रेजिस्टेंस लाइन होती थी। तो हमने एक पार्ट को मैप कर लिया कि रेजिस्टेंस कैसे मैप होती है जो है कम्प्लेक्स गैमा प्लेन में विद इन द यूनिटरी सर्कल। अभी एक सेकंड पार्ट रहता है कि रिएक्टेंस कैसे मैप होंगी, तो उसको हम देखते हैं। उसके लिए जो दूसरी इक्वेशन थी जो है उसको हम गौर करते हैं जो है, तो दूसरी इक्वेशन ये बनती है, अगेन ये इक्वेशन ऑफ सर्कल है जो है, और जिसका जो है आपके पास सेंटर जो है 1/1 प्लस एक्स है जो है, और रेडियस जो है ये आपके पास जो है 1/x जो है, तो मैग्नीट्यूड उसका रेडियस होगा। रेडियस ऑब्वियसली नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए उसका हमने मैग्नीट्यूड लिया। अच्छा, तो हमने इसको अब देखते हैं, इसके अगर आप कुछ वैल्यूज लेट्स से सब्स्टिट्यूट करें x की, तो लेट्स से ये एक टेबल है यहाँ पे। अच्छा, ये अनलाइक रेजिस्टेंस जो कि हमेशा पॉजिटिव थी, रिएक्टेंस जो है पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन कि वो आप इंडक्टिव कंसीडर कर रहे हैं रिएक्टेंस या कैपेसिटिव कंसीडर कर रहे हैं। तो ये फिर डिफरेंट रिएक्टेंस की वैल्यूज हैं आपके पास जो है, तो उन वो यहाँ पे लेट्स से 0, 1, -1 इन्फिनिटी कुछ टिपिकल वैल्यू ली हुई है उसके, उसमें के उन डिपेंडिंग उन रिएक्टेंस वैल्यू के करस्पॉन्डिंग हमने सेंटर और रेडियस फाइंड कर लिया बाय पुटिंग देम इन दिस इक्वेशन। अच्छा, लेट्स से R1 लेट्स से x1 सब्स्टिट्यूट करें तो 1, 1 आपका रेडियस आ जाएगा, और 1 यहाँ सब्स्टिट्यूट करें तो उसका रेडियस 1 आ जाएगा और सेंटर 1, 1। तो इस सर्कल को देखते हैं, लेट्स से इस पे गौर करें जो है ये कैसा सर्कल होगा। अच्छा, एक चीज अगर आप नोट करें जो है, तो सेंटर्स जो है उसमें ये कोऑर्डिनेट जो x एक्सिस है, जो x कोऑर्डिनेट या एब्सिस से कहें जो है, वो हमेशा 1 नहीं है जो। तो इसका क्या मतलब है, सारे सेंटर कहाँ लाई करेंगे जो, कोई बता सकता है जो? तो वेरिएबल तो x है ना, ये तो कांस्टेंट है जो, इसका क्या मतलब है कि कहाँ होंगे सारे सर्कल, ये 1 क्या बता रहे थे सर? रियल 1। तो आपके पास जो है ये जो वैल्यू है यानी रियल ये जो 1 है जो है, ये हमने कहा था यूनिटी सर्कल ये 1, इस पे अगर हम एक लाइन बनाएं जैसे ये लाइन जो है, सारे के सारे सेंटर जो है इस पे होने चाहिए, इस लाइन पे, ठीक है। अच्छा, तो और बाकी x की वैल्यू डिफरेंट होगी, तो हम पहला से पहले को अब गौर करते हैं जो है, तो 1, 1 है जो है, ठीक है। तो x ये तो वैल्यू आपके पास 1 नहीं होनी है, तो इसकी वैल्यू भी 1 है, तो समवेयर यहाँ पे इसका सेंटर होगा, ठीक है। ठीक है, तो क्योंकि 1, 1 है ना, तो ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, बस ये अगर एक्सट्रापोलेट करें तो यहाँ पे ये उसका सेंटर है जो है, ठीक है, 1, 1। और इसका रेडियस कितना है 1, तो यहाँ पे अगर एक सर्कल बनाए यहाँ पे जो है, तो वो सर्कल जो है ये शो होगा जो है, तो उसका कुछ पार्ट जो है आपका बाहर होगा जो है, और कुछ पार्ट अंदर होगा इस गैमा पे। हम इंटरेस्टेड हैं जो है, यानी इन जनरल पूरा ये एक सर्कल बनेगा जो, लेकिन हम इंटरेस्टेड हैं कि इस गैमा प्लेन के अंदर उसका पार्ट कौन सा आ रहा है, तो हम उसी को कंसंट्रेट कर रहे हैं। तो ये उसका उस सर्कल का कुछ पार्ट जो है जो कि इस कम्प्लेक्स गैमा प्लेन के अंदर या यूनिटी सर्कल के अंदर आ रहा है, वो हम शो कर रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, इसी तरह जब x की वैल्यू नेगेटिव होगी -1 तो क्या होगा जो,
ये मिरर इमेज हो जाएगा जो है, क्योंकि ना ये वैल्यू तो 1 नहीं रहती है आपके पास, उसी लाइन पे ही होना है जो है, लेकिन अब 1 की जगह पे अब -1 है, उसका सेंटर यानी इस जगह के बजाय यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे एक सर्कल बनाएंगे, तो एज इफ इसी लाइन का जो है यानी ये इसी सर्कल का मिरर इमेज जो है एज इफ हमने फ्लिप कर दिया उसको जो। अच्छा, तो ये आपके पास जो है एक और सर्कल x इज इक्वल टू -1 सर्कल है। व्हाट अबाउट x इज इक्वल टू, अच्छा इन्फिनिटी पे क्या होगा, इन्फिनिटी पे जो है x इन्फिनिटी पे उसका सेंटर जो है 1 और 0 पे जो है और उसका रेडियस 0 है, तो ये अगेन एक पॉइंट बन जाएगा। अगर आपको याद हो तो r इज इक्वल टू इन्फिनिटी भी एक पॉइंट बनना था पीछे। अच्छा, आखिरी जो है इसको देख लें, जो है x0 पे जो है इस पे क्या होगा, जो x0 पे सेंटर बन रहा है 1 का इन्फिनिटी और रेडियस भी इन्फिनिटी है। जो तो रेडियस इन्फिनिटी का मतलब क्या है कि आपका सर्कल जो है वो डी जनरेट होकर एक लाइन बन गई है। जो तो आपके पास जो है ये जो लाइन है यहाँ पे जो है ये जो है हॉरिजॉन्टल लाइन जो है ये x इज इक्वल टू 0 को रिप्रेजेंट करती है। इन बिटवीन जो है जैसे ये x1 था, तो आप और सर्कल भी बना सकते हैं जो 1 और 0 के बीच में जैसे 0.5 होगा, जैसे अगर और बनाएंगे तो ये जैसे 0.2 होगा और इवेंचुअली आप 0 पे पहुंच जाएंगे। इसी तरह जो है आप और जो दूसरे सर्कल होंगे आपके पास जो है वो मिरर इमेज जो x इज इक्वल टू 0.5 है, तो -0.5 वाला उसके बिल्कुल अपोजिट होगा जो है, तो ये -0.5 है। इसी तरह जब x1 और इन्फिनिटी के बीच में अलग कोई नंबर होगा तो राइट हैंड साइड पे आएगा, तो x+3 का ये सर्कल है और इसका मिरर इमेज जो है नीचे बनेगा x-3 का। अच्छा, तो ये सारे सर्कल जो है आपके पास जो है इन ये रिएक्टेंस सर्कल्स हैं जो है, ठीक है, और जिनका सार सबका सेंटर हमने देखा है जो है इस लाइन पे जो है आपके पास जो है जो है जिसका एब्सिस का कोऑर्डिनेट 1 है। तो बिगर पिक्चर देखते हैं जो है कि हम कम्प्लेक्स जी प्लेन में जो है थे जो है, और उसमें रिएक्टेंस लेस से ये थी, ये कांस्टेंट रिएक्टेंस लाइन थी, लेट्स से ये x इज इक्वल टू 0 है जो है, ये x इज इक्वल टू 0.5 की लाइन है, x इज इक्वल टू 1 की लाइन है, x इज इक्वल टू 3 की। इसी तरह उसके मिरर इमेज नेगेटिव है, ये x इज इक्वल टू -0.5 है, x इज इक्वल टू -1 और x इज -3 है। ये हमारा जनरल जो रेक्टेंगुलर या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसमें ये लाइंस हैं जो है। हमने क्या किया जो है, हम चाह रहे थे कि उसको मैप करें जो है कम्प्लेक्स जी प्लेन से कम्प्लेक्स गामा प्लेन में, ये हम चाह रहे थे। तो अब हमने जब मैपिंग की है जो है हमने देखा कि वो लाइन जो है सर्कल्स बन रही हैं। तो लेट्स से x इज इक्वल टू 0 जो है ये मैप हुआ है यहाँ पे जो है, ठीक है, यानी ये तो एक लाइन ही बन गई थी। x इज इक्वल टू 1 जो है वो कहाँ पे मैप हुआ है जो है, जैसे 0.5 को पहले देखते हैं। 0.5 जो है ये जो है यहाँ मैप हुआ है, ये एक सर्कल था जिसका एक पोर्शन शो हो रहा है। फिर x इज इक्वल टू 1 जो है मैप हुआ है इस पे जो है, ठीक है, और x इज इक्वल टू 3 मैप हुआ है इस पे जो है, ठीक है। तो इस तरह जो है इसी तरह जो है नेगेटिव बाकी मिरर इमेज है। तो हमने बेसिकली क्या किया जो है कांस्टेंट रिएक्टेंस लाइन जो है जो थी आपके पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में उनको मैप कर लिया जो है तो कांस्टेंट रिएक्टेंस सर्कल्स जो है इन कम्प्लेक्स गामा प्लेन। जिस तरह इस लाइन पे एनीवेयर ऑन दिस लाइन जो है आपके पास x की वैल्यू हमेशा 3 रहेगी जो है, ये कांस्टेंट रिएक्टेंस लाइन है। इसी तरह इस सर्कल पे जो है ये जो सर्कल है इस पे एनीवेयर ऑन दिस सर्कल जो है उसकी वैल्यू एक ही रहेगी जो है 0.5 ही होगी। तो हमने जो है रेजिस्टेंस सर्कल और रिएक्टेंस सर्कल जो है हमने किया, तो इन जनरल जो इम्पीडेंस होती है वो आपके पास कम्प्लेक्स होती है। तो इन जनरल आपके पास जी अगर आपको याद हो तो वो r+jx होती है इन जनरल। तो मतलब है कि दो तरह के सर्कल आएंगे जो है रेजिस्टेंस सर्कल भी और रिएक्टेंस सर्कल भी। वो सारी लाइन जो है मैप होके अगर उनको सुपर इम्पोज करें एक दूसरे के ऊपर जो है तो हम जो है ये फिर जो है यानी एक्चुअल कम्प्लेक्स गामा प्लेन थी आपके पास जो है, ठीक है, यानी गामा r गामा i जिसका जो ये रेडियस जो है ये आपका गामा जो है आपके पास 1 था जो है उसका मैग्नीट्यूड, उसी प्लेन पे हमने मैप कर लिया जो है कम्प्लेक्स सी प्लेन को जो है। वो जो आपने देखा फिर दो तरह के आपके पास सर्कल आए हैं, एक रेजिस्टेंस सर्कल जो है जो कि ये r इज इक्वल टू 2 r इज इक्वल टू 1, ठीक है, r इज इक्वल टू 0 जो है पूरा सर्कल था बार वाला जो है यहाँ पे जो है तो बनाना जरा मुश्किल है लेकिन बहरहाल ये सर्कल होगा कुछ। अच्छा, इसी तरह रिएक्टेंस सर्कल हमने किया जो है, तो ये लेट्स से x इज इक्वल टू 1 रिएक्टेंस सर्कल है जो है और उसका मिरर इमेज जो है नीचे x इज इक्वल टू -1 जो है। तो इसका मतलब है कि ये ऊपर वाला पोर्शन इंडक्टिव या पॉजिटिव रिएक्टेंस को शो कर रहा है जो है ऊपर अपर हाफ जो है, और जो बॉटम हाफ है जो है वो आपके पास कैपेसिटिव या नेगेटिव रिएक्टेंस को शो कर रहा है।
ये जो फिर चार्ट है जो है, जो कोई सुपरपोजिशन है ऑफ कम्प्लेक्स गैमा प्लेन एंड कम्प्लेक्स सी प्लेन, जो उसको फिर हम जो है स्मिथ चार्ट कहते हैं। तो ये बेसिक जो है इसकी कंस्ट्रक्शन जो है वो हमने देख ली कि आपके पास ये कंस्ट्रक्ट कैसे होता है जो है स्मिथ चार्ट का। तो बेसिकली जो है हमारे पास जो है क्या जो है कि हमारे पास रेजिस्टेंस सर्कल है और रिएक्टेंस सर्कल है, वो मैप हुए हैं यहाँ पे और अगर आप गौर करें जो है ये ऑर्थोगोनल है आपस में जो है, यानी अगर लेट्स से इस पॉइंट पे गौर करें जो है तो ये से r इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 1 एक दूसरे पे ये ऑर्थोगोनल है, यानी 90 डिग्री है। तो इन जनरल जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट होता था उसमें भी लेट्स से r इज इक्वल टू 1 लेट्स से और x इज इक्वल टू लेट्स से 1 जो है वो दोनों वो भी ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम था। तो ये इसको आप स्मिथ चार्ट को एक ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम सिंपल समझ सकते हैं, इसमें r सर्कल है जो है एक कोऑर्डिनेट्स जो है r का है जो है और दूसरा कोऑर्डिनेट जो है ये x सर्कल है, जो दोनों ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम है जिस पे आपने प्लॉट करना है सिंपली जो। तो आप जो दोनों का इंटरसेक्शन जैसे आप वहां पे लेते थे इसी तरह यहाँ भी ले सकते हैं, जो है उस पॉइंट को प्लॉट कर सकते हैं। अच्छा यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट क्वेश्चन को आंसर करते हैं जो, फिर मेरे ख्याल में एक ब्रेक करते हैं जो। अच्छा तो लेट्स से ये स्मिथ चार्ट आपके पास मौजूद है जो है, इसमें रेजिस्टेंस सर्कल है और ये जो आपके पास जो है ये सर्कल जो है और रिएक्टेंस सर्कल जो है ये है आपके पास जो है, उस पर हमने प्लॉट करना है इम्पीडेंस को। तो CL हमारे पास है 20 + j30 और Z0 50 है। कैसे करेंगे उसको प्लॉट, कहाँ प्लॉट? मैंने बताया था ये ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम, इसको कंसीडर कर सकते हैं। पहले नॉर्मलाइज कर लेंगे। ठीक है, फर्स्ट स्टेप जो है जो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, सबसे पहले आपने नॉर्मलाइज करना है। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप है, यानी इसको आपने नहीं भूलना। इम्पीडेंस हमेशा नॉर्मलाइज होके इस पे आएगी, गैमा को नॉर्मलाइज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो तो ऑलरेडी नॉर्मलाइज किया है। तो सबसे पहले लेट्स से हम कहते हैं स्मॉल ZL जो है विच इज कैपिटल ZL डिवाइडेड बाई लेट्स से Z0, क्या आ जाएगा आपके पास 20 + j30 डिवाइडेड बाई 50, ये कितना बनता है जो है 20 डिवाइडेड बाई 50 कितना बनता है 0.4 प्लस j 0.6। ठीक है, ये आपके पास नॉर्मलाइज जो है, ठीक है, इम्पीडेंस आ गई। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप है, ये हमेशा आपने जो है ये स्टेप 1 आपने करना ही करना है जो है, जब भी आपने स्मिथ चार्ट पे प्लॉट करना है। अच्छा अब आप इसको सिंपल एक कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लें जो है ना, तो आपने ये जो है ना, आप इसको कंपेयर करें r + jx से जो है ना। तो r की वैल्यू जो है इधर से स्ट्रेट अवे आप अगर हम कलर कुछ और कुछ ले सकें तो r की वैल्यू जो है आपने 0.4 रखनी है और x की वैल्यू आपने 0.6 रखनी है। अच्छा r की वैल्यू जो है r के सर्कल जो है ये आपके पास सर्कल है, तो वो 0.4 जो है 1 का सर्कल ये है, जो 1 से अगर कम होंगे तो लेफ्ट साइड पे होंगे, 1 से ज्यादा होंगे तो राइट साइड। 0.4 जो है ये सर्कल है जो है, ये जो सर्कल है जो है ये जो है, तो ये पूरा सर्कल ये r इज इक्वल टू 0.4 सर्कल है जो है, यानी ये पूरा सर्कल। इसी तरह ऊपर भी इसको बनाया जा सकता है। ठीक है, तो ये r इज इक्वल टू 1 सर्कल है पूरा जो है, इस पूरे सर्कल पे एक ही वैल्यू है रेजिस्टेंस की, वो आपके पास जो है ये 0.4 ही है जो। अच्छा इसी तरह हम x इज इक्वल टू 0.6 सर्कल देख लें जो, ठीक है, अब पॉजिटिव रिएक्टेंस ऊपर थी जो है, नेगेटिव नीचे थी, तो आपके पास 0.6 जो है ये देखें ये 0.5 है, ये 0.6 है जो है, तो ये बेसिकली x इज इक्वल टू 0.6 जो है ये लाइन जो है। ऐसे इसको मैं चेंज नहीं करने दे रहा। अच्छा तो ये 0.6 की लाइन थी, इसको ये अगेन आपके पास अगेन एक सर्कल है, उसका एक्स रेक्टेंस सर्कल है, x इक्वल टू 0.6 वाला सर्कल जो, ठीक है। अब आपने करना क्या है जो, यानी x इक्वल टू 0.6 सर्कल को और 0.4 सर्कल को ट्रेस करना है जो है, तो मैंने इतना अच्छा ट्रेस नहीं किया जो, लेकिन बहरहाल ये यानी x इक्वल टू 0.6 वाला है जो, ये वाला जो यानी ये नीचे जा रहा है जो ये सर्कल, और ये आपके पास जो है ये सर्कल था जो r इज इक्वल टू 0.4 वाला जो है, तो इन दोनों के इंटरसेक्शन देखना है आपने, वो इंटरसेक्शन जो है यहाँ पे बन रहा है, तो वहाँ पे एक आप पॉइंट लगाएं, फिर अगेन एक सर्कल ड्रॉ करें, ताकि जब कोई चेक कर रहा हो तो उसे पता भी लगे ना कि कहाँ है आपका जो पॉइंट, तो पॉइंट लगा के एक सर्कल करें और यहाँ पे लिखते हैं सिंपली ZL। ठीक है, तो ये इस तरह फिर आप जो है
आप स्मिथ चार्ट पे एक सिंपल इम्पीडेंस प्लॉट कर सकते हैं, यानी एक सिंपल ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम है जो है आपके पास जो है, इस पे इजीली चीज प्लॉट हो सकती है। तो यहाँ पे मेरे ख्याल में हम एक ब्रेक लेते हैं जो, उसके बाद जो है फिर हम कंटिन्यूस कर इसको करते हैं। अगर आपके पास प्रिंट अगर आपके पास है तो वो आप सामने रख लें जो है, और एक साथ में आपको कंपास, रूलर और लेड पेंसिल भी चाहिए होगी, तो उससे फिर आप मेरे साथ साथ अगर स्मिथ चार्ट पे करेंगे जो है, तो आपको यानी आपके पास इस तरह का स्मिथ चार्ट मैंने ये प्रोवाइड किया था आपको जो है, तो इसका एक प्रिंट होना चाहिए आपको, एग्जाम में भी आपको इसी पे काम करना है। तो वो अगर आप सामने रख लें तो मेरे साथ साथ करें, तो फिर आप यानी बेहतर चीजें इसको ज्यादा अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो अभी लस से क्या टाइम हुआ जो है 2:49 हुआ है, लस से 2:55 तक जो हम ब्रेक करते हैं, फिर हम कंटिन्यू करते हैं।